तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्मी नैनी को बताता है कि कैसे 3 साल पहले क्या क्या हुआ था। कैसे येलेना और कुछ सैनिकों ने पैराडाइज आइलैंड की मदद की और उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ बताया। और हांची एल्डेंस को बचाने के लिए जीक के प्लान के बारे में सभी को बताती है और लिवा जीक को जायंट ट्रीज के जंगल में लेकर जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरन कांच के सामने खड़ा होकर कह रहा होता है, तो लड़ो, बस लड़ो। और हंजू से कहती है, ये आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद से ही बात कर रहे हो। तुमने कहा तो लड़ो, बस लड़ो। तो तुम किससे लड़ रहे हो? तुमने 2 बार लड़ो कहा। क्या इसका मतलब है कि ये 2 राउंड की लड़ाई है? और एरन के कुछ भी ना कहने पर हंजी कहती है, तुम्हारे चुप रहने से मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि खुद से ऐसे बात करना नॉर्मल है। तुम्हें पता है मैंने कभी कांच में देखकर खुद से बात नहीं की, लेकिन तुम्हारी नई हेयर स्टाइल काफी अच्छी है। तो एरन कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो हंजी कहती है, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। पहली बार जब हम मिले थे हमने पूरी रात टाइटन्स के बारे में बात की थी। तुमने घंटों तक मेरी बात सुनी थी। मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम हिस्टोरिया की जान कभी खतरे में नहीं डालोगे। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और येलेना कहती है, 1 साल पहले जब तुमने हमारी शिप उठाई थी, उसके बाद आज मैं तुम्हें देख रही हूँ एरन। मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। तो लिवाई कहता है, ये अगली बार तुमसे नहीं मिलेगा, बस हम तुम्हें एरन का मुंह ही दिखा सकते हैं। तो येलेना कहती है, इतना भी बहुत है, आज जश्न मनाने का दिन है क्योंकि आज हमारी बंदरगाह तैयार हो गई है और आज पहली बार विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं हिजुरु देश से। यही एक लौता देश है जो पैराडाइज आइलैंड का दोस्त है। वहां से कियोमी आजुमा भी तो आई है। फिर आजुमा भी तो वहां पर मिकासा से पूछती है, क्या तुम इस निशान को पहचानती हो? और मिकासा के हाथ पर भी ऐसा ही निशान होता है, लेकिन उसने वो निशान एरन के अलावा आज तक किसी को भी नहीं दिखाया होता क्योंकि उसकी मॉम ने मना किया था। लेकिन एरन के कहने पर वो मान जाती है और वो निशान दिखाती है और कहती है कि मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझे ये निशान दिया था और कहा था कि मैं भी अपने बच्चों को ये निशान दूं। तो आजुमा भी तो कहती है, कितना शानदार है। 100 साल पहले हमारे एक पूर्वज जो कि शोगन के बेटे थे, उन्होंने पैराडाइज आइलैंड पर रहने का फैसला किया किंग फ्रिट्ज के दोस्ती के नाम पर। लेकिन द ग्रेट टाइटन वॉर में हार का सामना करने के बाद हिजुरु ने अपनी जगह खो दी और उसके बाद हुई उथल पुथल में शोगन के वंशज इसी आइलैंड पर फंसे हुए थे। तुम हमारे रूलर की खोई हुई वंशज हो, तुम हिजुरु की उम्मीद हो। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि हमें हिजुरु से जितना फायदा हो सके उतना लेना चाहिए, लेकिन ये एक जाल भी हो सकता है। शायद हमें येलेना से उसके विचार लेने चाहिए। नहीं, यही तो वो चाहती है। तो पिक्सेल्स कहता है कि अभी हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि इस नई दुनिया में हम बस एक बच्चे हैं जो कि बस अभी चलना सीखे हैं। तो अब हम चुप हो जाते हैं और जो भी अपने मेहमान से सीख सकते हैं वो सीखते हैं। और फिर वो सभी बाहर चले जाते हैं और हिस्टोरिया मिकासा से पूछती है कि वो निशान आखिर तुमने सिर्फ एरन को ही क्यों दिखाया था? और एरन हिस्टोरिया से कहता है कि तुम बहुत खुश लग रही हो। तो हिस्टोरिया कहती है, क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां लेकर पैदा हुई हूँ। लेकिन अगर हम इसका सामना एक साथ करेंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और आजुमा भी तो कहती है कि ये दोनों ही देशों के लिए एक खास मौका है, लेकिन ये दिन कभी नहीं आता अगर ज़ीक येगर हमें ना मिलाता। हमारी सीक्रेट मुलाकात हुई थी और लेडी मिकासा से मिलने के मौके के बदले में हमने ज़ीक की वो शर्तें मान ली जो उसने रखी थी। फिर हमें ज़ीक और आजुमा बीतो की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें ज़ीक आजुमा बीतो को माइक का ऑडियम गियर दिखाता है जो वो उठाकर ले गया था सीजन 3 में और कहता है, ये 3 डायमेंशनल मैनुअल गियर है, टाइटन्स को मारने का हथियार जो कि पैराडाइज आइलैंड पर बना है। आप इसे तोहफे के तौर पर रख सकती है। और मैं बता दूं कि इसे चलाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का फ्यूल चाहिए जिसे वो आइस बस्ट स्टोन कहते हैं और ये रिसोर्स पैराडाइज आइलैंड के बाहर कहीं नहीं मिलता। आपको इस रिसोर्स के कण इस हथियार के अंदर मिल जाएंगे और यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आजुमा भी तो कहती है, ज़ीक के प्लान में हमारे योगदान के बदले में उसने हमसे वादा किया था कि वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को फिर से खड़ा करने में और हमारे देश को उसका गौरव लौटाने में मदद करेगा। लेकिन अगर ज़ीक सच कह रहा था तो इस आधुनिकीकरण की दुनिया में आइस बस्ट स्टोन ऐसा रिसोर्स है जिसे इस्तेमाल करने का इंतजार है। और मिकासा सोचती है, तो क्या मैं सिर्फ इनके यहाँ पर आने का बहाना थी? और हंजी सोचती है, येलेना ने कहा था कि आजुमा बीतो के साथ भावताव करना आसान होगा क्योंकि वो पैसों के पीछे है। और पिक्से सोचता है, बेशक कोई भी पैराडाइज आइलैंड पर आने का जोखिम क्यों उठाएगा अगर यहाँ आने से उसका फायदा ना हो रहा हो। और हिस्टोरिया कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज़ीक ने आपको क्या इंतजाम करने के लिए कहे थे?
तो आज़ुमा भी तो कहती है जैसा कि तुम ज़ीक के प्लान के बारे में जानते हो, और वो प्लान सिर्फ हिजुरु के साथ देने से ही पूरा हो सकता है। 3 स्टेप्स प्रोसेस हैं जो कि पैराडाइज आइलैंड को रंबलिंग से बचाने के लिए जरूरी है, जिसमें से पहली है रंबलिंग का टेस्ट करना। तुम्हें वॉल के कुछ टाइटन्स को छोड़ना होगा ताकि पूरी दुनिया उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर को देख सके। दूसरी प्रोसेस में आता है हिजुरु। इसमें हम पैराडाइज आइलैंड की मिलिट्री को पूरी दुनिया की मिलिट्री जैसा बना देंगे ताकि हमें रंबलिंग की जरूरत ना पड़े। और जब तक के लिए पैराडाइज आइलैंड को फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड वाले टाइटन को इनहेरिट करते रहना होगा। और ये तीसरी प्रोसेस है, ज़ीक बीस्ट टाइटन रॉयल फैमिली वाले सदस्य को देगा और उस इंसान को अपने बच्चे 13 सालों में उतने बच्चे पैदा करने हैं जितने वो कर सकता है। और हंजी सोच रही होती है हमारे पास चाहे कितने भी एडवांस वेपन क्यों ना चाहे, रंबलिंग उनसे ताकतवर ही रहेगी। और अगर हम इस पर निर्भर रहेंगे तो हमें टाइटन्स को अगली पीढ़ियों में पास करते रहना होगा और हमें खुद को बचाए रखने के लिए इस प्रॉब्लम की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को देनी होगी। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हिस्टोरिया आज़ुमा बितो की बात सुनकर कहती है ठीक है, मैं भी इस टाइटन को इनहेरिट करूंगी अगर रंबलिंग हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन इस बात से एरन को गुस्सा आता है और वो कहता है ज़ीक ने वॉल्स तोड़ी और अंदर घुस आया और अब वो चाहता है कि हम हमारे बच्चों को पालें और मार दें, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। तो फिर ज़ीक का प्लान काम का नहीं है। रंबलिंग के दम पर ही जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। इसके बजाय हमारे पास जो टाइम है उससे हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। और यहीं पर यह फ्लैशबैक का सीन खत्म हो जाता है। और हांजी कहती है हमें भी उस वक्त उतना ही गुस्सा आया था जितना तुम्हें आया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने अपने दम पर ही काम क्यों किया और आइलैंड को खतरे में क्यों डाला। क्या तुमने हिस्टोरिया की परवाह करना बंद कर दिया है? तो एरन कहता है मैंने वॉर हैमर टाइटन को खा लिया है। उसकी पावर की मदद से मैं आसानी से टाइटन के हार्डनिंग को अंडरग्राउंड से कंट्रोल कर सकता हूँ और किसी भी तरीके का हथियार बना सकता हूँ जो मैं चाहूँ। तो तुम जमीन के कितनी भी अंदर जेल बना लो, लेकिन बिना मेरी इच्छा के तुम मुझे कैद नहीं रख सकती। जब मैं चाहूँ जब मैं बाहर निकल सकता हूँ। और बेशक मेरे पास फाउंडिंग टाइटन है तो तुम मुझे नहीं मार सकती, और चाहे तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम ज़ीक को भी नहीं मार सकती। तो हांजी तुम क्या कर सकती हो? और एरन हांजी की कॉलर पकड़कर कहता है बोलो हांजी, अगर कोई और रास्ता है तो मुझे बताओ। फिर हांजी एरन से अपने आप को छुड़ाती है और उसे बुरा भला कहते हुए वहां से चली जाती है और बाहर आकर कहती है एरविन, मुझे कमांडर बनाना तुम्हारी इकलौती गलती थी। फिर हम देखते हैं हिस्टोरिया को और वो प्रेग्नेंट होती है और कुछ ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें ज़ीक को हिस्टोरिया को तभी खिला देना चाहिए था जब ज़ीक यहाँ पर आया था, लेकिन हमारी क्वीन प्रेग्नेंट हो गई। और नाइल बताता है कि जिसका बच्चा हिस्टोरिया के पेट में है हमने उसकी तहकीकात की थी, वो किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं है, वो बचपन से ही हिस्टोरिया के पास रहता था। तो ऑफिसर कहता है मुझे क्वीन की लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्वीन को प्रेग्नेंट करना येलेना का प्लान था। वो औरत बहुत खतरनाक है, उसने ये सब किया ताकि हम ज़ीक को क्वीन को ना खिला सकें, लेकिन हम प्रेगनेंसी में भी क्वीन को टाइटन बना सकते हैं। तो नाइल कहता है ये बहुत खतरनाक है, इससे बच्चे की मौत भी हो सकती है और अगर क्वीन को कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो ट्रेन की पटरी बना रहे होते हैं। फिर वहां पर हांजी आती है और बताती है कि हिजुरो का रिप्लाई आ गया है, वो हमारी मदद नहीं करेगा और पूरी दुनिया भी हमें बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। और लिवाई कहता है तुम सब भी काफी बड़े हो गए हो, सब मुझसे लंबे हो गए हो, सच में ये सीरियस प्रॉब्लम है लिवाई के लिए। तो एरन कहता है इसका मतलब ये है कि हमें रंबलिंग पर ही निर्भर रहना होगा और हिस्टोरिया को ये सब सहना होगा। तो हांजी कहती है यही एक चारा है। तो आर्मिन कहता है आखिर हमारे पूर्वजों ने जो किया वो उसके लिए हमें राक्षस क्यों समझते हैं? क्या वो शांति से नहीं रह सकते? तो मिकासा कहती है क्योंकि वो हमें नहीं समझते। तो हांजी कहती है तो चलो उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम कैसे हैं। फिर वो सब ट्रेन में बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं और जिन कहता है तो हम मार्ले में घुसेंगे और वहां पर एक बेस बनाएंगे। और फिर वो बात करते हैं कि वो मार्ले में क्या क्या लेकर जाएंगे और क्या करेंगे। और आर्मिन कहता है अगर हम दुनिया को यकीन दिला दे कि हम सिर्फ शांति चाहते हैं तो शायद हमारी सिचुएशन सुधर जाए। तो एरन कहता है काश हमारे पास और वक्त होता, मेरे पास सिर्फ 5 ही साल बचे हैं, हमें जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा कि मेरा टाइटन कौन लेगा। तो मिकासा कहती है मैं लूंगी। तो जिन कहता है नहीं तुम नहीं ले सकती, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं कि एक्रेमेंस टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो भी सकते हैं या नहीं। मैं लूंगा एरन का टाइटन क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और एक अच्छा लीडर हूँ, मुझ जैसा कोई और नहीं हो सकता। तो कोनी कहता है हाँ तुम बहुत खास हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ 13 साल नहीं जीना चाहिए, तुम्हें तो कमांडर बनना चाहिए, इसलिए एरन का टाइटन मैं लूंगा। तो शशा कहती है नहीं, हम किसी बेवकूफ को टाइटन नहीं दे सकते।
इसलिए मैं एरन का टाइटल लूंगी। तो कोनी कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि हम किसी बेवकूफ को टाइटल नहीं दे सकते, और तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हो। तो एरन कहता है तुम लोग भी ना, लेकिन मैं तुम में से किसी को भी अपना टाइटल नहीं दूंगा। तो जिन पूछता है क्यों, तो एरन कहता है क्योंकि तुम लोग मेरे लिए किसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लंबी जिंदगी जियो। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और जिन कहता है क्या कमांडर पिक्सिस ने सभी वॉलंटियर सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। तो आर्मिन कहता है और वॉलंटियर सोल्जर्स के साथ सर्वे कॉर्प्स के अच्छे रिलेशनशिप थे, इसलिए उन्होंने हमें भी ये बात नहीं बताई। तो जिन कहता है लेकिन पिक्सिस ने कुछ गलत भी नहीं किया, क्योंकि जब तक जिक यहाँ पर है हमारे ऊपर खतरा बना हुआ है। और अचानक से एरन भी उसके प्लान में साथ दे रहा है, और वो दोनों जब मिले होंगे तो उन्होंने क्या बातें की होंगी ये उन दोनों के अलावा कोई और नहीं जानता। तो कोनी कहता है क्या वो सच में तुम्हें एरन लगता है? क्योंकि मुझे तो वो एरन नहीं लगा। हो सकता है कि वो हमें छोड़कर उसके सोतेले भाई की साइड हो गया हो। तो मिकासा कहती है अगर वो हो गया हो तो कोनी कहता है फिर हमें तैयार रहना चाहिए वक्त आने पर उसे मारने के लिए। तो मिकासा कहती है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो कोनी कहता है क्या तुम भी उन्हीं की साइड ले रही हो? तो मिकासा कहती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिन आएगा। एरन हम सभी की सबसे ज्यादा परवाह करता है, ये बात हम सभी को पता है। तो जिन कहता है पहले वो तुम्हें फ्रंट लाइन से दूर रखने की कोशिश करता था, चाहे तुम कितनी भी ताकतवर थी, लेकिन उसने तुम्हें और आर्मिन को उस लड़ाई में इस्तेमाल किया और हम सबको भी। तो मिकासा कहती है क्योंकि वो हम सभी पर भरोसा करता है और अगर हम उसकी मदद नहीं करते तो उसका प्लान फेल हो जाता। तो कोनी कहता है और साशा भी जिंदा होती। तुम्हें क्या लगता है जब साशा मरी तो उसने क्या किया? वो रोया या पछताया? वो हंसा। साशा की मौत में क्या फनी था? बताओ मिकासा, आखिर वो क्यों हंसा? तो आर्मिन कहता है सिर्फ मुझे और मिकासा को उससे बात करनी चाहिए, शायद हमें पता चल जाए कि उसका गोल क्या है। तो जिन कहता है क्या होगा अगर उसका गोल भी जिग जैसा ही हुआ तो आर्मिन कहता है हमारे पास टाइटन सीरम्स है, तो अब हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हमें जिस पर भरोसा हो हम उसे एरन का फाउंडर दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि एरन जेल में बैठा होता है और जाइंट ट्रीज के जंगल में सर्वे कॉर्प्स बैठकर शराब पी रही होती है और लीवाई जिग पर नजर रख रहा होता है और जिग बैठकर आराम से बुक पढ़ रहा होता है। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।